अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरा पहली बार आना हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबह से मैं कैंपस देख रही हूँ और बहुत लर्नेड ऑडियंस हमारी है। हम बीच में सुन रहे हैं कमेंट्स भी कि लोग बहुत इंटरैक्टिव सेशन चल रहा है। मैं कोशिश करूँगी, आप थोड़ा, मैं इसलिए बोल रही हूँ तो आप 5 मिनट ले लें, सेशन फिर हम स्टार्ट करेंगे। मैंने अभी हमारी एक्सपर्ट को सुना, प्रेमलता जी को। इसके अलावा भी जो सेशंस हुए, मैंने एक चीज़ जो नोटिस की वो ये कि अभी आप लोगों ने जो ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ा, सुना या जाना, वो ट्रांसलेशन का कह सकते हैं कि लिटरल पक्ष था। यानी कि जब आप अनुवाद करते हैं तो वो अप्लाइड ट्रांसलेशन, हाउ टू ट्रांसलेट बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो भी उसी का एक हिस्सा है। हालांकि मेरा विषय इससे अलग है, जो मेरा अपना मैं पढ़ाती हूँ। जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि अभी तक आप लिटरल ट्रांसलेशन की बात कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर शब्द के लिए कौन सा पर्टिकुलर शब्द आएगा, क्या सही ट्रांसलेशन होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन अब मैं आपको और ट्रांसलेशन को पंख लगाने की कोशिश करूँगी। हम बात करेंगे फ्री ट्रांसलेशन और हम देखेंगे कि फ्री ट्रांसलेशन किसे कहते हैं और हमारे ट्रांसलेशन के स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स जो हैं ट्रांसलेशन में काम करना चाहते हैं और उसके साथ अगर वो किसी तरह की क्रिएटिव एबिलिटी भी रखते हैं, कुछ सृजनात्मक प्रतिभा भी रखते हैं, तो उनका अपना ओरिजिनल टैलेंट और ट्रांसलेशन का जो आपका पोटेंशियल है वो दोनों मिलकर आपको कैसे आपका जो आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आपका जो स्किल है, उसे कैसे इन्हांस कर सकते हैं। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। मेरा पीपीटी अगर आप अरेंज कर दें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है आज दृश्य श्रव्य माध्यम एवं अनुवाद, यानी ऑडियो विजुअल मीडिया एंड ट्रांसलेशन। हम चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक मैं बात करूंगी, दृश्य श्रव्य माध्यम क्या होते हैं, दृश्य श्रव्य माध्यमों के प्रकार कौन कौन से हैं, अंतर माध्यम अनुवाद। इससे पहले जो पॉइंट्स हैं इसके बारे में आप सभी जानते हैं। जो आपके लिए नया टर्म है दैट इज इंटरमीडिएट ट्रांसलेशन, अंतर माध्यम अनुवाद। अगला हम बात करेंगे रूपांतरण यानी अडेप्टेशन। उसके बाद हम बात करेंगे कि दृश्य श्रव्य माध्यमों में अनुवाद होता कैसे है, और उसके बाद कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप अनुवाद कर सकते हैं या एज अ ट्रांसलेटर आप अपने लिए वेन्यूज तलाश कर सकते हैं। वेरी सिंपल, जिन माध्यमों के द्वारा दृश्य श्रव्य सामग्री को लोगों तक पहुंचाया जाता है वे सभी माध्यम दृश्य श्रव्य माध्यम कहलाते हैं। वी ऑल नो दैट। हमारा जो भी वीडियो बन रहा है ये दृश्य श्रव्य माध्यम बन रहा है, जिसको आप कल को बैठ कर देखेंगे और आप समझेंगे कि आपके जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्या लेक्चर दिया। दृश्य श्रव्य सामग्री 2 तत्वों से मिलकर बनी है, पहला दृश्य और दूसरा श्रव्य। दृश्य वे तत्व हैं जिनको देखा जा सकता है और श्रव्य वो है जिनको सुना जा सकता है। फिल्म और टेलीविजन परंपरागत रूप से दृश्य श्रव्य माध्यम है, लेकिन आधुनिक सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी ने ऑनलाइन माध्यमों को भी इसमें शामिल कर दिया है। इंटरनेट की सहायता से आज हम अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन पर भी दृश्य श्रव्य सामग्रियों को देख पाते हैं। हमने कहा, जैसा हम सुबह से बात कर रहे थे, कि हम बार बार ये एक्चुअली जब हम राजनीतिक या प्रशासनिक साहित्य की बात करते हैं या जो ट्रांसलेशन का जो मेजर चंक आज तक चलता रहा है वो यही है कि हम टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। और हम एज अ ट्रांसलेटर इसी जद्दोजहद में फंसे रहते हैं कि कौन सा शब्द इसके लिए सही शब्द होगा। और ख़ास तौर पे जब आप ऑफिशियली इसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जब आप एक ऐसे टेक्स्ट का जो सूचना प्रधान साहित्य है उसका अगर आप अनुवाद कर रहे हैं, नॉलेज टेक्स्ट का आप अनुवाद कर रहे हैं, तो आपकी मजबूरी है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस पर्टिकुलर फ्रेज, पर्टिकुलर वर्ड के लिए कौन सा पर्टिकुलर वर्ड इंग्लिश या हिंदी में यूज़ करेंगे। उसका कारण ये है कि उसकी अपनी एक परिभाषा है, उस परिभाषा के तहत आपको चलना है। लेकिन जैसे ही हम क्रिएटिव फील्ड में आते हैं, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो आपका ह्यूमैनिटीज़ लिटरेचर से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हो, या फिर आपके दृश्य श्रव्य माध्यम हो। दृश्य श्रव्य माध्यमों में आप सभी लोगों ने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, शेक्सपियर के नाटक देखे हैं। कितने लोगों ने शेक्सपियर के नाटक पढ़े हैं? कितने लोगों ने रामचरितमानस या रामायण पढ़ी है? बहुत कम लोगों ने। लेकिन क्या हम उनकी कहानियों से अवगत नहीं हैं? क्या हमें नहीं पता उनकी कहानियाँ क्या हैं? तो किस तरह वो हम तक पहुँचा, चाहे वो हो या कोई भी लिटरेचर। हम धार्मिक लिटरेचर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे घर से सिखाई जाती है। हम अपने परिवार से घुट्टी की तरह डे वन से हमारी संस्कृति में, हमारी परवरिश में हमें वो सिखाया जाता है। लेकिन मुझे कोई कह दे कि संस्कृत में पढ़ लो, अवधी में पढ़ लो, तो क्योंकि मेरी नेटिव भाषा अवधी नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ सकती। पढ़ लूँगी, समझ लूँगी, लेकिन वो मज़ा, वो फ्लो नहीं है। लेकिन अगर वही चीज़ आप मुझे हिंदी में दे दें तो मेरे लिए बहुत मज़ेदार है। और अब मुझे आप कहें कि आप रामानंद सागर की रामायण देख लीजिए, तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो क्या वो ट्रांसलेशन है रामानंद सागर का रामायण या बहुत सारे ऐसे माइथोलॉजिकल सीरियल्स, क्या उसे हम ट्रांसलेशन कहेंगे? क्या शेक्सपियर के नाटक जिस पर कि विशाल भारद्वाज ने फिल्में बनाई,
और हमने बहुत शौक से देखी। क्या वो अनुवाद हैं? आपको इसी को देखना है कि जब हम ट्रांसलेशन बोल रहे हैं तो हमारे दिमाग में, जैसा मैडम ने कहा, एक डिब्बा है और हम उस डिब्बे के अंदर ही सब चीज़ों को सोचते हैं। तो आपको ये सोचना है कि जब हम ट्रांसलेशन बोलते हैं तो ट्रांसलेशन का मतलब सिर्फ टेक्स्ट है या बियॉन्ड टेक्स्ट भी है। तो यू हैव टू थिंक और यू हैव टू स्टार्ट टू थिंक क्या है ट्रांसलेशन की एक्चुअल डेफिनेशन। और जब हम ट्रांसलेशन पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि ट्रांसलेशन इज़ बेसिकली इंटरमीडियल इन इटसेल्फ। व्हेन वी कॉल इंटरमीडियल इन ट्रांसलेशन, हम उसके भीतर वो सब ले आते हैं जो अपने हाथ में आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो डिजिटल टेक्स्ट हो, चाहे कुछ भी हो जो आपके हाथ में आज गैजेट के रूप में है। हम उस सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। मुझे कोई कहे कि अन्ना कैरेनिना पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ सकती, मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन मुझे कोई अगर ऑडियो बुक दे दे उसकी, तो मैं कान में लगा कर शाम को 1.5 घंटा वॉक करते हुए डेली सुनूंगी, है ना। और जो हमारे साथी हैं जो पढ़ नहीं सकते किन्हीं भी कारणों से, अगर वो शिक्षित हैं तब भी, अगर वो नहीं देख पाते हैं उनके लिए भी, या कम देख पाते हैं उनके लिए तो वरदान है। तो क्या आप ऑडियो बुक को ट्रांसलेशन मानते हैं? अब यहाँ 2 चीज़ें हैं। पहली कि क्या हम इंग्लिश टू इंग्लिश अडेप्टेशन को ट्रांसलेशन मानते हैं। जैसे मैंने कहा कि अन्ना कैरेनिना को आपने रिकॉर्ड कर दिया, क्या वो अडेप्टेशन है? ठीक है। अब अडेप्टेशन में दूसरी परिभाषा आती है जब हम एक भाषा से दूसरी भाषा की बात करते हैं। अगर मुझे कोई अन्ना कैरेनिना मेरी भाषा में दे दे तो मेरे लिए तो और मज़ा है। इससे अच्छा क्या कि मैंने वर्ल्ड लिटरेचर भी पढ़ लिया, 4 प्लेटफॉर्म पे मैं कह सकती हूँ मैंने ये भी पढ़ा हुआ, ये भी जानती हूँ, ये भी सुना हुआ है, और मुझे मेरी भाषा में मिल गया। मुझे उसकी जो जटिलताएँ थी या उसकी जो गंभीरता थी या उसका जो क्वांटम है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मुझे वो चीज़ें मेरी सुविधा के अनुसार मिल गई। ये आप अपनी सुविधा से सोच रहे हैं, आप इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोगों को डाल कर देखिए कि अलग अलग क्षमता के लोग किस प्रकार इन डिफरेंट संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी एक दोस्त है, बहुत क्लोज़ है, उसे कम दिखता है, वो पूरा प्रॉपर नहीं देख पाती। इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट है, लिटरेचर पढ़ने का बहुत शौक़ है, लेकिन बचपन से लिटरेचर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाई। रीज़न ये था कि लेंस से बहुत देर तक नहीं पढ़ पाती थी। और आज एट द एज ऑफ 40-42 शी इज़ गोइंग थ्रू ऑल हर फेवरेट लिटरेचर जस्ट बिकॉज ऑफ ऑडियो बुक्स। तो आज वो ऑडियो बुक्स, आज ऐसी चीज़ें जो आपको एक डिफरेंट फॉर्मेट में आपको मिल रही हैं, उन्हें आप पढ़कर सुनकर भी ट्रांसलेशन का या टेक्स्ट का आनंद ले सकते हैं। उसकी मैं बात कर रही थी। तो ये स्लाइड सिर्फ इन्फॉर्मेटरी थी। दृश्य श्रव्य सामग्री के तत्व हम सभी जानते हैं, वीडियो फुटेज, फिल्म फुटेज, छायाचित्र, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। आपका सवाल हो सकता है कि छायाचित्र कैसे श्रव्य तत्व है कैसे? जैसे कि कोई हमें बोल के बताए कि एक शेर है और हमें कोई फोटो दिखा दे तब भी समझ जाएंगे वो शेर है, तो वो छायाचित्र का एक कांसेप्ट। और अगर आप देखेंगे जो पेंटिंग एग्जीबिशंस होती हैं तो उसके पीछे, या इवन आप किसी बड़े कार्यक्रम में जाते हैं तो उसके पीछे एक उसी थीम के हिसाब से एक म्यूज़िक बजता है, सूदिंग म्यूज़िक, या कई बार उसको एक्सप्लेन करता हुआ। तो उन्हीं ग्राफिक्स छायाचित्रों को एक्सप्लेन करने के लिए भी जो उसमें श्रव्य तत्व डाला जाता है वो उसको मिला के उसे दृश्य श्रव्य तत्व बनाता है। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि इसमें अनुवाद कहाँ आता है। हम चलेंगे, लेकिन आप सवाल पूछना चाहें तो यहाँ पूछ सकते हैं कि इन सब में अनुवाद कहाँ आता है। हम सब पेंटिंग देखते हैं, हम सब बहुत सारे लिटरेचर पढ़ते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि सारा का सारा मेरी भाषा में या मेरी संस्कृति में या मेरे समाज में उपलब्ध नहीं है। तो क्या मुझे पिकासो को जानने के लिए ज़रूरी है कि उसकी भाषा भी आती हो? क्या मुझे शेक्सपियर को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि उसकी भाषा भी आती हो? क्या ये ज़रूरी है कि मैं अगर दादी को पढ़ रही हूँ या दादी को पढ़ना चाहती हूँ तो मुझे उनकी भाषा भी आती है? लिटरेचर इज़ लिमिटलेस, हमारी संभावनाएं लिमिटलेस हो सकती हैं। यहाँ पर अनुवाद स्टेप इन करता है जब वो उसी चीज़ को मेरी भाषा में, मेरी सुविधा से, मेरे मीडियम में उपलब्ध करवाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में ट्रांसलेशन स्टेप इन करता है और आपको वो सारी चीज़ें अवेलेबल करवाता है जो शायद भाषा की बैरियर की वजह से या टेक्नोलॉजी की बैरियर की वजह से या मेरे किसी फिजिकल लिमिटेशन की बैरियर की वजह से मुझ तक नहीं पहुँच रहा था। तो हम आज टेक्नोलॉजी को इस सेंस में थैंक्स कह सकते हैं कि उसने वो सारे बैरियर्स तोड़ दिए या तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि तोड़ दिए, हाँ तोड़ने की कोशिश कर रहा है कि जिन चीज़ों तक हम नहीं पहुंच पाते थे आज हम उन तक पहुंच रहे हैं। श्रव्य तत्व, अभी हम जो बात कर रहे थे, ये 3 तरह का ऑडियो कंटेंट हो सकता है। संदेश के मुख्य अंश का संचार, जैसे कि मान लीजिए आपने अभी, मैंने देखी एक मूवी द ग्रेट इंडियन किचन, आप लोगों ने शायद देखी हो, शायद तमिल मूवी है।
उसको मैंने सिर्फ डबिंग के माध्यम से समझा। हालांकि मैं उसके विजुअल्स को भी देख कर समझ रही थी फिल्म को, लेकिन डबिंग मुझे मिल गई तो मुझे उस फिल्म को देखने में ज़्यादा मज़ा आया। उसी तरीके से आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी जो आपको डबिंग में सबटाइटल्स की सहायता से मिलती है। तो संदेश के मुख्य अंश का संचार, जब पूरा का पूरा कंटेंट ऑडियो में अवेलेबल है। संदेश के एक अंश का संचार, जब आप पूरे टेक्स्ट को एक्सप्लेन ना करके किसी खास हिस्से पर जहां आपको ज़रूरत है कि इसको डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है वहां करते हैं। जैसे मान लीजिए पेंटिंग ही है, या मान लीजिए आप पत्रकारिता से जुड़े, आप बेहतर जानते हैं कि न्यूज़पेपर में अगर एक फ़ोटो है तो बहुत सारे लोग उस पिक्चर से ये समझ जाएंगे कि वो पिक्चर किस कंटेक्स्ट को दिखा रही है। बहुत सारे लोग हैं शायद उसके कंटेक्स्ट को नहीं समझ पाएंगे, तब आप एक लाइन में उसका डिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं। और अगर वो डिजिटल मीडिया में उपलब्ध है तो आप उसका एक ऑडियो क्लिप भी डाल सकते हैं, है ना, या उसका आप वीडियो भी डाल सकते हैं। तो ये संदेश के केवल एक अंश का संचार, पूरे कंटेंट को हम ट्रांसलेट नहीं कर रहे, ओनली वन पार्ट ऑफ दैट। और दूसरा, प्रस्तुति को आकर्षक बनाने में, जैसे मैंने कहा, पेंटिंग की बैकग्राउंड में यूज़ किया जाने वाला म्यूज़िक, डॉक्यूमेंट्रीज़ की जो साइलेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं उनके बैकग्राउंड में म्यूज़िक जो इस्तेमाल होता है। अगर आप देखिए पुरानी फिल्में तो बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, जैसे ट्रेन टू ऑशविट्ज़ अगर देखें तो बहुत सारा काम उसमें म्यूज़िक कर जाता है। आप उस म्यूज़िक से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। बहुत सारे डायलॉग्स हैं जिसको उन्होंने सबटाइटल नहीं किया है, बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो वहाँ डब नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो म्यूज़िक इतना सैडन म्यूज़िक है, आपको समझ में आ रहा है कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की घटना है, वहाँ क्या चल रहा है, किस तरह की त्रासदी चल रही है। तो वो संगीत का एक पक्ष, श्रव्य पक्ष इस्तेमाल करके भी उस कंटेंट को कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो ये सिर्फ इसके बेसिक्स थे। अब हम बात करेंगे दृश्य श्रव्य माध्यमों के प्रकार। सिनेमा, टेलीविज़न, रेडियो, वीडियो प्लेयर, ये वो चीज़ें थी जो मेरे ज़माने में चलती थी। यानी कि जब हम बच्चे थे तो हम वीडियो किराए पर लाकर वीसी क्या बोलते थे, वीसीआर किराए पर लगाकर रात भर मूवीज़ देखा करते थे कि पूरा पैसा वसूल करना। 3 मूवी आंख भटका के झपका के देख रहे कि पूरा पैसा वसूल होना चाहिए। अब मेरी ही जनरेशन में मैं कह सकती हूँ कि इतनी बुरी भी नहीं हुई, तो वो कंटेंट मेरे पास, मेरी चॉइस, मेरी पेस, मेरी स्पेस पर उपलब्ध है। मेरा मन कर रहा है अभी नहीं देखने का, बंद करो, बाद में देखेंगे। तो ये जो नीचे है ऑनलाइन इंटरनेट की सहायता से चलने वाले माध्यम, ये आपकी जनरेशन या मेरी मेरी आगे बढ़ती हुई जनरेशन और वो सारी चीज़ें जो हम में से बहुत सारे लोगों की जनरेशन का हिस्सा है। तो ये परंपरागत और जो नया मीडिया है उन दोनों की तत्वों की बात कर रहे हैं। और जो ऊपर की चीज़ें हैं, सिनेमा, टेलीविज़न, रेडियो, इस सब में आपने ट्रांसलेशन या अडाप्टेशन देखा है, सुना है, फिल्में देखी है, रेडियो पर संगीत सुना है, रेडियो पर न्यूज़ सुने हैं, रेडियो पर बहुत सारे ऑडियो नाटक सुने हैं, रेडियो नाटक सुने हैं। वो सारी चीज़ें आपके पास पहले थी, लेकिन आपके टाइम और पेस के हिसाब से नहीं थी। अब वही सारी चीज़ें जब इंटरनेट की सहायता से आप तक पहुंच रही तो वो आपकी पेस पर भी हैं। ये है आज का मेन कंटेंट जिस पर मैं आपको लाना चाह रही थी। अंतर माध्यम अनुवाद, अनुवाद का व्यापक संदर्भ। ट्रांसलेशन के डिस्कोर्स को अगर हम 2 भागों में बांटें तो मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो एक है उसका लिंग्विस्टिक टर्म, दूसरा है उसका कल्चरल टर्म, और एक और टर्म में अगर ऐड कर दूँ तो दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल टर्म। इन तीनों टर्म्स ने मिलकर आज जहाँ ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन स्टडीज़ खड़ा है वहाँ तक हमें पहुँचाया है। जब हम ट्रांसलेशन के लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट की बात करते हैं तो हमारी सुई ट्रांसलेशन कैसे किया जाए इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है और हम कोशिश करते रहते हैं कि मेरे पास ये टेक्स्ट है, इसे मैं अनुवाद कैसे करूँ, इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड क्या होगा, क्या हम अर्थ से भटक तो नहीं जाएंगे। और उसमें जो सबसे कमाल की चीज़ होती है जिस पर हम सबकी नज़र सबसे बाद में जाती है वो ये है कि हम मूल टेक्स्ट जो हमारा सोर्स टेक्स्ट है उसके प्रति फाइडल होने की कोशिश करते हैं, यानी कि निष्ठावान होने की कोशिश करते हैं। और इस सब में हम भूल जाते हैं इस पूरी प्रक्रिया में कि ये पूरी प्रक्रिया बेसिकली एक औपनिवेशिक प्रक्रिया है। आप सहमत हैं इससे? औपनिवेशिक या कह लीजिए कि फ्यूडल, जिसमें आप मान के चलते हैं कि एक टेक्स्ट है वही सच है। लेकिन आप सब, क्योंकि मुझे लगता है रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी पढ़ा है, लिटरेचर पढ़े हुए हैं, आप सब ने उत्तर आधुनिकता भी पढ़ लिया, उत्तर औपनिवेशिकता भी पढ़ लिया, मोटा मोटा सब जानते हैं। तो क्या सच की परिभाषा वही है जो कह दिया गया है या सच बदलता है? आज आप कुछ भी, देयर इज़ नो एब्सोल्यूट ट्रुथ। आपका सच भी सच हो सकता है, इनका सच भी सच हो सकता है, इनका सच भी हो सकता है, और उस सबसे चौथा सच मेरा भी हो सकता है। लेकिन एक दौर था जब हम कहते थे यही सच है, माता पिता ने कहा यही सच है,
बड़ों ने कह दिया यही सच है, फलां ने कह दिया ये मान्यता है, यही मान्यता है, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हम ऐसा करते हैं। लेकिन आज जब हम बहुत आगे निकल गए शिक्षा की दृष्टि से, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, हम अपने खुद के बनाए हुए सत्यों को चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं। और मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी, सिर्फ एक इशारा करूंगी कि जब आज हम दलित लिटरेचर की बात करते हैं, जब हम विमेन लिटरेचर की बात करते हैं, तो बेसिकली हम किसी बने बनाए सच को चैलेंज कर रहे होते हैं। तो उस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी कि जब हम अनुवाद के परिभाषा की बात करते हैं, तो अनुवाद की परिभाषा बेसिकली उसे एक खास सांचे, एक खास ढांचे तक ही लेकर चलती है, जिसमें अनुवाद को एक लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट माना जाता है, जहाँ पर दो भाषाओं के बीच में की जाने वाली गतिविधि है। और उसमें भी एक भाषा क्या है, ओरिजिनल, और दूसरी इमिटेशन। या आप पढ़ेंगे तो इसके बहुत सारे टर्म्स आपको मिलेंगे जब आप लिटरेचर में डीपली स्टडी करेंगे। तो हाँ, एक सोर्स, एक टारगेट, तो न्यूट्रल टर्म्स है। ओरिजिनल और इमिटेशन किसी को कहना, किसी को टेनेंट कहना और किसी को लैंडलॉर्ड कहना, ये अपने आप में ऐसे टर्म्स हैं जो हम कह सकते हैं कि एक को छोटा और दूसरे को बड़ा साबित करना। लेकिन जब आप महाश्वेता देवी को ट्रांसलेट कर देते हैं, तो क्या वो महाश्वेता देवी बांग्ला की राइटर रह जाती है या वो वर्ल्ड वाइड पहचानी जाती हैं? आज महाश्वेता देवी बांग्ला की राइटर नहीं है। आज महाश्वेता देवी या कोई भी बड़ा लेखक, आप नाम लेते जाइए, जो अनुवाद में उपस्थित हैं, वो वर्ल्ड लिटरेचर के सिनेरियो पर दिखाई देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशंस। तो मैं जो कहना चाह रही हूँ ये कि अनुवाद का जो सैद्धांतिक पक्ष है वो उसके एक ही तरह की परिभाषा की बात कर रहा है, और उसमें भी उन्होंने, और वो सारे जो देन है वो ट्रांसलेशन को लेके जो एक औपनिवेशिक मानसिकता है उसकी देन है, जहाँ हम मूल को सच मानते हैं, जो ओरिजिनल में कह दिया गया वही ठीक है। हम ये कोशिश ही नहीं करते कि ओरिजिनल में जो कहा गया उस पर सवाल भी हो सकता है। रोमन जैकबसन अपनी किताब ऑन लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशन के 3 प्रकारों की बात करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब जानते हैं ये, इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन, इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन एंड इंटरसिमियोटिक ट्रांसलेशन। इंट्रा और इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन आप जानते हैं। इंट्रालिंगुअल यानी जब एक ही भाषा में किया जाए अनुवाद, यानी कि हिंदी से हिंदी में, गुजराती से गुजराती में, अंग्रेज़ी से अंग्रेज़ी में, टफ अंग्रेज़ी से सरल अंग्रेज़ी में। आप कहें कि बड़े लोगों के लिए बने हुए संस्करण का बच्चों के लिए बनाया जा रहा संस्करण, वो सेम भाषा का अनुवाद है। इंटरलिंगुअल जो मेन है, जो अनुवाद जिसके इर्द गिर्द घूमता है, यानी टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू दी अदर, दैट इज़ इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन। मैं जिस पर आना चाहती हूँ वो है अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद, दैट इज़ इंटरसिमियोटिक ट्रांसलेशन, वेयर यू बेसिकली डोंट ट्रांसलेट और यू डोंट not the languages interact but the mediums also interact। यहाँ पर आप जब ट्रांसलेशन करते हैं तब आप किसी सीमा में बंधे हुए नहीं हैं। आपके सामने शरद चंद्र का उपन्यास है और उस पर बनी हुई फिल्म है परिणीता, देवदास, है ना, या ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, आप नाम ले सकते हैं, बहुत सारे नाम आपके भी जहन में आ रहे होंगे। तो ये जो इंटरसिमियोटिक ट्रांसलेशन है, ये हमें सबसे पहले ट्रांसलेशन की बेड़ियों से आज़ाद करता है और आपको फ्री ट्रांसलेशन का आनंद देता है और समझाता है कि जब हम किसी टेक्स्ट के साथ एक बड़े उद्देश्य को लेकर चलते हैं, वह उद्देश्य बाजार भी हो सकता है, क्योंकि जब कोई फिल्म ट्रांसलेट होती है यानी कि अडैप्ट होती है तो उसका बहुत बड़ा लक्ष्य बाजार होता है ना। आप पृथ्वीराज चौहान पर बनी फिल्म हो या जोधा अकबर पर बनी फिल्म हो, या कितनी ऐसी फिल्में हैं जब फिल्म बनती है तो उस पर कॉन्ट्रोवर्सी होती है कि इसने फैक्ट से छेड़छाड़ की है। उसका कारण क्या है फैक्ट से छेड़छाड़ करने का? उसे कमर्शलाइज साउंड करना है, क्या बिकेगा। जोधा अकबर का फैक्ट क्या है, फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है, वो इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप उसको पसंद करें, आप उसको एंजॉय करें और 3 घंटे पूरा पैसा वसूल करके निकल जाएं, ठीक है ना। तो ये भी अडेप्टेशन है, लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे। इंटरसिमियोटिक ट्रांसलेशन बेसिकली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है, या ये कहें कि इसकी डेफिनेशन ये है कि ये लिखित से दृश्य या श्रव्य की बात करता है, यानी कि वो कोई पाठ लिखित में है उसको आप कैसे दृश्य या श्रव्य में ले जाते हैं। जैसे आप उसको फिल्म बना के, जैसे आप उसका सीरियल बना कर, जैसे उस पर आप डॉक्यूमेंट्री बनाकर। मैंने अपने बचपन में भारत एक खोज देखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, है ना। आप हम समझ सकते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्यों देखा है, जबकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक किताब है, शायद बहुत बोरिंग होगी पढ़ने में, मुझे मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर उसी को बहुत रोचक प्रसंगों के साथ दृश्यों के माध्यम से अगर हम कोई चीज़ दिखाते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से उसे ग्रास्प कर पाते हैं
और ये कहा जाता है कि एक लिखित शब्द से ज़्यादा एक दृश्य आपके जहन में या आपकी स्मृति में ज़्यादा टिकता है। तो यानी कि आप अनुवाद के माध्यम से किसी पाठ को, उसकी सीमाओं को बहुत अधिक विस्तार दे सकते हैं अगर आप एक डिफरेंट मीडियम में चले जाएं, जिसकी बात मैं नहीं कर रही, बहुत पहले जैकबसन ने कर दी है। ये मुझे लगता है कि 1950-60s के आसपास का निबंध है। तब ट्रांसलेशन स्टडीज़ डिसिप्लिन की बात नहीं होती थी, जिसकी बात मैं आज कर रही हूँ। मैंने इसकी सिर्फ एक लिमिटेशन बताई कि ये सिर्फ टेक्स्ट टू स्क्रीन की बात कर रहा है, टेक्स्ट टू ऑडियो की बात कर रहा है। जिसकी बात मैं करना चाहती हूँ दैट इज़ अंतर माध्यम अनुवाद, वो कहता है कि टेक्स्ट टू स्क्रीन या टेक्स्ट टू ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल टू टेक्स्ट। ठीक है, तो इस पे हम लोगों ने अपने यहाँ एक सेमिनार भी किया था, वर्ड टू विजुअल, विजुअल टू वर्ड, बोथ साइड। मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ वर्ड टू विजुअल और विजुअल टू वर्ड दोनों तरह के ट्रांसलेशन हुए हैं। सूर के पदों पर नृत्य भी प्रस्तुत किया जाता है, हम सब जानते हैं, है ना। मोनालिसा की पेंटिंग पर कविताएं भी लिखी गई है, हम सब जानते हैं। तो मोनालिसा की पेंटिंग एक दृश्य है, उसमें जो कविताएं लिखी है ना, तो कहते हैं वियोगी होगा पहला कवि, यहाँ से निकला होगा काम। तो कहाँ था? आप वाल्मीकि की बात करेंगे तो वो क्रोंच जो पक्षी है उनके दृश्य को देखकर कविता लिखते हैं। तो दृश्य से कविता, कविता से दृश्य, ये हमेशा से चलता रहा है, उसको हमने कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। इंटरसिमियोटिक आते आते हम कहते हैं कि ट्रांसलेशन सिर्फ दो भाषाओं में नहीं, दो प्रतीकों के बीच भी होता है। प्रतीक जिसके माध्यम से हम अपनी बात कहते हैं। जैसे अगर हम इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन की बात करें तो सोर्स लैंग्वेज एक प्रतीक है, टारगेट लैंग्वेज दूसरा प्रतीक है। अंग्रेजी से हिंदी, गुजराती से हिंदी, पंजाबी से मराठी एक प्रतीक, दूसरा प्रतीक। लेकिन मैं कहूँ भाषा और भाषेतर, तो ये दो प्रतीक हो गए, वो इंटरसिमियोटिक चला गया, भाषा से परे। तो हमने कहा मराठी के एक टेक्स्ट पर बनी हुई फिल्म, है ना, या किसी गीत पर या किसी कविता पर लिखी हुई गज़ल, लिखा हुआ गीत। और ऐसे बहुत सारे गीत फिल्मों में हम सब जानते हैं जो मूलतः कविताएं थी जिन पर गीत बन गए, है ना। तो वो क्या चीज़, हाँ डांस करते नहीं, वो तो है ही। मैं एक चीज़ कह रही हूँ कि जो आप कविताएं, अब जब हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो सुनते हैं, जब गज़लें, जब हम गाने सुनते हैं तब पता चलता है कि इसकी ओरिजिनल तो कोई गज़ल थी, वहाँ से निकला है ये। हाँ बहुत सारे हैं ये, यस। तो ऐसे बहुत सारे, जी। तो ये सारे गीत हमने सुने, पर इसका हम रूट नहीं जानते थे। रूट बेसिकली यही था जिसकी बात आज हम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आवाजाही लगातार करते हैं। द इंटरमीडिएट लेवल, ये इरिना राजेवस्की हैं जो ट्रांसलेशन में इंटरमीडियलिटी की बात करती हैं और इसका समर्थन करती हैं कि ट्रांसलेशन शुड बी बेसिकली इंटरसिमियोटिक और इंटरमीडिएट। अगर उसको हम एक भाषा में या भाषिक प्रतीकों में बांध के रखते हैं तो बेसिकली हम उसकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, उसकी संभावनाओं को रोक रहे हैं। द इंटरमीडिएट लेवल, मैंने कहीं से कोट लिया इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा वहाँ से, लेकिन द इंटरमीडिएट लेवल डिवाइडेड से पढ़ेंगे। द इंटरमीडिएट लेवल डिवाइडेड इनटू media combination where different media are combined to form a new one. Media transposition which concerns the coming into being of a new media product, that is adaptation or novelization. Here I will subsume them under the term intermediate translation and intermediate reference, which happens when a medium imitates or evokes techniques that are normally associated with another but without crossing its own borders. तो क्या है वो, अभी इसके बाद एक और कोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनलार्जिंग ट्रांसलेशन, एम्पावरिंग ट्रांसलेटर, ये बेसिकली ट्रांसलेटर को लेकर जो एक, और मैं आपको एक इसका स्रोत भी बता देती हूँ, जब हम ट्रांसलेटर को ट्रेटर कहते हैं। बेसिकली जब हम ट्रांसलेशन स्टडीज़ पढ़ाते हैं, जब हम ट्रांसलेशन पढ़ाते हैं तो ये माना जाता है, मतलब एक वर्ल्ड लेवल पे ये माना जाता है, और मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि जो वेस्ट है, जो ईस्ट है, वो वेस्ट का की परछाई है, उसकी सिर्फ नकल है। और ये थ्योरीज़ के माध्यम से समझाया गया है कि जो वेस्ट में होता है ईस्ट उसकी नकल करता है। ये तो टोटली एक औपनिवेशिक मानसिकता है, औपनिवेशिक परिभाषा है उसकी, कि किस प्रकार जो कहा जाता है हम ईस्ट में बैठ के उसकी नकल करते हैं। तो ये एक थ्योरी के माध्यम से समझाया गया। और इसी कारण ट्रांसलेशन, क्योंकि वहाँ बाइबल सेंट्रिक रहा, भारत में जो अनुवाद हैं या भारत में जो
आदिकाल में चले जाइए या मेडिवल पीरियड में चले जाइए, जो टेक्स्ट लिखे गए वो टेक्स्ट कहीं भी किसी कॉपीराइट के तहत नहीं आते। आज भी आप किसी पौराणिक कथा पर फिर से कुछ नया कह सकते हैं, उस पर फिर से नई नई फिल्में बन सकती हैं, उस पर नया नया कंटेंट हो सकता है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। वो पार्ट हर समाज हर भाषा के अनुसार बदल जाता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसलेशन को लेकर ऐसी रिजिडिटी नहीं है जो वेस्ट में रही, क्योंकि बाइबल के ट्रांसलेशन को लेकर वो बहुत स्पेसिफिक रहे कि इट्स अ होली टेक्स्ट, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, एक वर्ड भी हिलाया नहीं जाएगा। और वहाँ पर ट्रांसलेटर को जो एतिन दोले बहुत बड़े ट्रांसलेटर जो पहले हम अगर उनकी बात करें, उनको सिर्फ इसलिए फांसी पर चढ़ाया गया या उन्हें सज़ा दी गई क्योंकि उन्होंने कहा कि जब हम बाइबल का ट्रांसलेशन करेंगे वो हम सेंस फॉर सेंस करेंगे, तभी एक नई भाषा के लोगों को समझ में आएगा, इसीलिए उनको सज़ा दी गई। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि जब हम ट्रांसलेशन को एक यूरो केंद्रित परिभाषा में कैद करके रख देंगे तो वो सिर्फ भाषाओं के इर्द गिर्द मंडराती रहेगी और उसके जो पंख हैं वो कभी नहीं खुल पाएंगे, उसकी जो संभावनाएं हैं वो नहीं खुल पाएंगी। कि अनुवाद की परिभाषा को यूरो केंद्रित अथवा पश्चिम केंद्रित रखना उसकी संभावनाओं को सीमित अथवा अनदेखा करना है। वे अपने इस निबंध में अनुवाद के पाश्चात्य सिद्धांतों में विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों से आने वाले अनुवाद सिद्धांतों को भी शामिल करने की बात कहती हैं। अपने इसी निबंध में टिम्पोक्सो अनुवाद को एक भाषा से दूसरी भाषा में ले जाने वाली गतिविधि तक सीमित करने का विरोध करती हैं, क्योंकि वह मूल पाठ की निष्ठा के इर्द गिर्द ही बुना होता है। टिम्पोक्सो के अनुसार अनुवाद के संरचनापरक सिद्धांत उसे समतुल्य खोजने तक ही सीमित रखते हैं। और आज भी मुझे प्रेमलता जी करेक्ट करेंगे इफ़ आई एम रॉन्ग, कि यूएस की आज भी ये पॉलिसी है ट्रांसलेशन को लेकर कि उनके यहाँ उनके साहित्य का ज़्यादा अनुवाद किया जाता है बजाय कि दूसरी भाषाओं के साहित्य को अपनी भाषा में लाने का। एम आई करेक्ट? उसके पीछे की पॉलिटिक्स आप बताइए क्या है? उनका लिटरेचर पॉपुलर हो, उनके लिटरेचर को दुनिया जाने, उनकी संस्कृति को लोग समझें, लेकिन जो दूसरी संस्कृति में लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, कहा जा रहा है, उसे जानने की इच्छा वहाँ नहीं है। ये क्या है? एक ख़ास तरह का एक सुपीरियॉरिटी कि हम या हमारी संस्कृति या हमारा साहित्य सबसे ऊपर है। इसी के चलते वहाँ पर जो अनुवाद के या भाषा के जो सिद्धांत हैं, आप लोगों ने भाषा पढ़ी है, मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। भाषा में जो संरचनापरक सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा है, उत्तर संरचनात्मक सिद्धांत है, संरचनात्मक सिद्धांत, वो क्या कहता है? संरचनात्मक सिद्धांत उसे भाषा की ही परिभाषा में चार तरफ घुमाने की बात करता है। और उत्तर संरचनात्मक सिद्धांत जिसमें जॉक डेरिडा आते हैं, फूको आते हैं, या जो अलग जो हमारे उत्तर आधुनिक थिंकर्स आते हैं, वो कहते हैं कि भाषा कभी भी नियत नहीं हो सकती। अभी हम बात कर रहे थे कि एक ही शब्द कितनी बार अर्थ बदलता है, और वो अर्थ, अभी तो हमने एक शब्द की बात की, आप समय बदल दीजिए तो अर्थ बदल जाएगा। आकाशवाणी शब्द आज रेडियो के लिए इस्तेमाल होता है, कभी आकाश से होने वाली वाणी के लिए इस्तेमाल होता था। ऐसे बहुत सारे शब्द आपके जहन में आ सकते हैं जो आज या तो रिड्यूस हो गए या बड़े हो गए। क्वारंटाइन शब्द हम लोगों ने कभी नहीं सुना था, आज हम हर बंदा क्वारंटाइन की बात करता है। जिसको ठीक से बोलना नहीं आता वो भी बोल देता है कि वो बीमार है, उसको क्वारंटाइन किया हुआ है, चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा करके बोले। क्यों? क्योंकि आज इस शब्द की रेलेवेंस बढ़ गई, इसलिए आप उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अपने तेल का जो अर्थ है वो क्या था? सिर्फ तेल से निकलने वाला। आज तेल क्या है? एनी ऑयल इज तेल, है ना? तो ये क्या है? एक सीमित अर्थ से उसका अर्थ का विस्तार हो गया। तो ये जो जॉक डेरिडा कहते हैं, उनका कहना है कि भाषा हर समय समाज और परिस्थितियों के अनुसार अपना अर्थ बदलती है, और जब वो अपना अर्थ बदलती है तो उसका अनुवाद नियत कैसे रह सकता है? हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये ट्रांसलेट हो गया तो ये ठीक हो गया? अब ये समय के अनुसार अगर इसका अर्थ बदल जाए, परिस्थितियों के अनुसार इसका अर्थ बदल जाए तो बदल जाएगा। ये तो हुआ इसका भाषाई पक्ष। अगर इसी को हम सामाजिक या भाषा के राजनीतिक पक्ष से जोड़ दें तो वहाँ भी इसका अर्थ बदल जाता है। हमने कहा कि वो दोनों सत्य अलग अलग हैं। तो जो शब्दों में कहा गया उस शब्दों के क्या वही मायने थे? उनका कहना है कि भाषा को हम केवल शब्दों में कसकर नहीं देख सकते, भाषा के जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं, उसकी जो संस्कृति होती है, वो उसके अर्थ को बदलती है। और जब उसके अर्थ को बदलती है तो वह अर्थ संरचना में क्या है, उसके स्ट्रक्चर्ड में, वो स्ट्रक्चर्ड मीनिंग नहीं हो सकता, उसका मीनिंग बदलेगा। एक टेक्स्ट पढ़ते हुए मैं कहूँगी बहुत अच्छा है, आप कहेंगी बहुत बकवास है, वो कहेंगे और बकवास है, आप कहेंगी नहीं नहीं बहुत अच्छा है ना? हम कबीर को पढ़ें तो अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अलग अलग टाइम पर भी एक ही कवि की, आप हो सकता है मैं कबीर का पक्ष ले लूँगा, आप कहेंगे नहीं इसमें तो बहुत खराबी है, उन्होंने एक पर्टिकुलर जाति के प्रति या पर्टिकुलर धर्म के प्रति या पर्टिकुलर जेंडर के प्रति अच्छी बात नहीं कही। मेरे हिसाब से वो टेक्स्ट खराब हो सकता है, आपके हिसाब से सही हो सकता है। तो ये क्या है? ये एक पाठ अपने सांस्कृतिक अर्थ लेता है,
अपने परिस्थितिगत अर्थ लेता है, अपने राजनीतिक, ऐतिहासिक या हमारी जो विचारधारा है उसके हिसाब से अपना अर्थ बदलता है, इसलिए उसको हम संरचना में कैद नहीं कर सकते। और इसीलिए ट्रांसलेशन के बारे में भी कहा गया कि जो उसकी यूरो केंद्रित परिभाषा है उसको भाषा में जकड़ के रखने की या उसके सिर्फ केवल समतुल्य ढूंढते रहने की, वो बेसिकली ट्रांसलेशन को एक इमिटेशन बना रही है, नथिंग एल्स। उसे क्रिएटिविटी नहीं दे रही है। और क्रिएटिविटी कैसे होगी? आप लोगों ने भी वो गीतांजलि श्री का जिस नॉवल पे अवार्ड मिला है, आपने देखा है किसी ने? क्या नॉवल है? रेत समाधि। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसी ने देखा है? रेत समाधि ओरिजिनल देखा है किसी ने? कितना मोटा है? अगर आपने उसका फिजिकल वर्जन देखा हो तो वो इतना है, और उसका अनुवाद आप देखेंगे तो इतना है, इतना मोटा। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उसने क्या किया ट्रांसलेटर ने, इतना लंबा चौड़ा अनुवाद कैसे हो गया। अगर हम शब्दों के इर्द गिर्द रहकर अर्थ बुनेंगे तो शायद जिसके लिए बुन रहे हैं वहाँ तक अर्थ नहीं पहुँचेगा। हमें ये तय करना होगा कि हमारी उस पाठ से मांग क्या है, हम उस पाठ का करना क्या चाहते हैं। क्या मैं अपनी संस्कृति का प्रचार करना चाहती हूँ तो मुझे फिर आपकी संस्कृति से जुड़ना होगा। मेरी संस्कृति का ढोल पीटने से नहीं होगा कि ये महान है, ये महान है। आप कैसे समझेंगे मुझे वैसे बताना पड़ेगा। और अगर आप नहीं समझे तो ज़बरदस्ती कैसे समझाना है उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। कैसे तरीके हैं? जैसे अब यूट्यूब पे भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, यूट्यूब से पहले 3 मिनट की 3 सेकंड की एक वीडियो आएगी जो आपको ज़बरदस्ती देखनी पड़ेगी, उसके पैड भी नहीं होगा। वो क्या है? आप नहीं भी चाह रहे तो नए प्रोडक्ट से आप मिल ले रहे हैं। ये क्या है? ये वो तरीके हैं ऑडियो विजुअल्स के माध्यम से कि जो चीज़ हम नहीं भी चाह रहे वो भी हम तक पहुँच जा रही है ना। मेरे सड़क पर अगर मोमोज़ वाला, चाइनीज़ फूड वाला, पिज़्ज़ा वाला, समोसे वाला, गोलगप्पे वाला सब खड़े होंगे तो कभी तो मन कर जाएगा एक ट्राई कर लेते हैं पिज़्ज़ा की कैसा है, और फिर वो अपने मेरे घर में घुस जाएगा। फिर मैं समोसे पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाऊँगी खुद को, फिर मुझे खाना पड़ेगा कभी ना कभी। और मेरे बच्चों ने ले लिया तो उनको समोसे का टेस्ट भूल जाएगा, वो तो कहेंगे पिज़्ज़ा ही खाएंगे, क्योंकि उससे फिर कल्चर के साथ साथ वो स्टैंडर्ड, हमारी क्लास, प्रेस्टीज सब जुड़ जाती है। तो मैं जो कहना चाह रही हूँ बेसिकली वो ये कि भाषा को या पाठ को जब आप एक लार्जर स्केल पे ले जाना चाह रहे हैं, जब उसका आपने उद्देश्य निर्धारित कर लिया, तब आपको उसकी स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी कि आप चाह क्या रहे हैं, आप उस पाठ से क्या चाह रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है। और यहीं पर संस्कृति या ट्रांसलेशन का कल्चर एंटर करता है, जहाँ हम ये तय करते हैं कि अब ये शब्द इम्पॉर्टेंट है या इसके पीछे का उद्देश्य। औपनिवेशिक काल में जो अनुवाद हुए, क्या उनका उद्देश्य भारत की संस्कृति की महानता को दर्शाना था अनुवाद करके, या फिर भारत की संस्कृति को जानना था, और जान के उनका फिर एक और दूसरा उद्देश्य था जिसको हम विमर्श कहते हैं, डिस्कोर्स कहते हैं। वो बेसिकली आपकी संस्कृति को जानकर उसका अगला जो उद्देश्य था वहाँ तक जाना चाह रहे थे। लेकिन हमने क्या किया? हम ये बात करते रहे कैसे ट्रांसलेशन हुआ, कैसे ट्रांसलेशन हुआ, कैसे ट्रांसलेशन हुआ। अगर आप बहुत डिटेल एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन अभिज्ञान शकुंतलम का जो अनुवाद किया विलियम जोन्स ने अंग्रेज़ी में, शकुंतला द फेटल रिंग, उसमें कहा जाता है कि उसके बहुत सारे पैसेजेस को इग्नोर कर दिया गया, ट्रांसलेशन में छोड़ दिया गया, जस्ट बिकॉज उनकी जो कल्चरल इंटरप्रिटेशन है उससे मैच नहीं कर रहा था। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट हैं जैसे कि सिमोन द बुआ का द सेकंड सेक्स, आप सभी ने सुना हुआ है। बेसिकली इट्स अ फ्रेंच राइटिंग, उसका अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन हुआ, उसका हिंदी अनुवाद हुआ। मैंने पहली बार उसे हिंदी में पढ़ा। अब जो मेरे तक पहुंचा वो तीसरा अनुवाद था। मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं चला कि वो कह क्या रही थी, क्योंकि कहीं कहीं मुझे पागल भी लगी होगी कि क्या कह रही है यार, क्यों कही जा रही है, क्यों? क्योंकि मैंने ओरिजिनल में नहीं जाना कि ट्रांसलेटर ने बेसिकली कहाँ छेड़छाड़ कर दी है, क्या उड़ा दिया उसने वहाँ से। अब जो उसका एक और ट्रांसलेशन आ रहा है इंग्लिश का, वहाँ अब फीमेल ट्रांसलेटर ने उसको ट्रांसलेट किया, और वो कहते हैं कि जो ओरिजिनल जो फर्स्ट ट्रांसलेशन है उसमें बहुत कुछ छोड़ा गया है। ठीक है, तो ये क्या है फिर? ये अर्थों के आसपास मैं कहना चाह रही हूँ, आपने एक उद्देश्य निर्धारित किया किसी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने का, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने टेक्स्ट को अनुवाद करने की स्ट्रैटेजी डेवलप की, और आपने कहा मूल के करीब होगा तब जब वो औपनिवेशिक टेक्स्ट होगा। लेकिन जब आप अभिज्ञान शकुंतलम को ट्रांसलेट करते हैं तो आप कहते नहीं मूल के करीब होगा। आप समझे, पॉइंट पर आए? जब आप अभिज्ञान शकुंतलम को या किसी इंडियन टेक्स्ट को अंग्रेज़ी भाषा में या बड़ी भाषा में, यानी कि अब कहें कि डोमिनेटिंग लैंग्वेज में जब ट्रांसलेट करते हैं तब हमारी थ्योरी गायब हो जाती है, मूल वाली, निष्ठा वाली, क्योंकि वो क्या है? कॉलोनाइज्ड पार्ट का कॉलोनाइजर्स के लिए किया गया अनुवाद। वहाँ मूल वाला प्रश्न गायब हो गया, जो यहाँ कहा गया कि यूरो केंद्रित जो विचारधारा है वो मूल के केंद्रित है। वो बदलती है स्ट्रैटेजी तब आप किस साइड हैं, आपका पलड़ा कैसा है। यू गॉट इट? तो ये जो बेसिकली है
ये जब हम कैसे से निकल कर क्यों तक पहुंचते हैं तो हमको समझ में आता है कि बेसिकली वो कर क्या रहे हैं, और उस करने की प्रक्रिया में बहुत कुछ ऐसा है जो नीचे से छूट गया और आप तक जब वो टेक्स्ट पहुंचा आपकी भाषा में, आपको पता ही नहीं चला था क्या 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 बीच में से मिस हो गया। अब जिसने भारत की इमेज बनाई सपेरों का देश, उसने क्या पढ़ा होगा? उसको यही पढ़ाया गया होगा जो कमज़ोर पक्ष था, उसका जो एक ग्लोरियस पक्ष था, उनका उद्देश्य नहीं था उसको पहुंचाना। हम अपनी परंपरा के लिए कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला था, ये था, वो था। मैकाले कहते हैं कि भारत के पूरे ज्ञान के सामने, यूरोप की एक अलमारी के सामने भारत का पूरा ज्ञान फीका है। ये क्या था? तो बेसिकली उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य के लिए पाठ का अनुवाद कर रहे हैं, वो है आपकी ट्रांसलेशन की बेसिक स्ट्रैटेजी, जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने पाठ को बुनते हैं। अगेन एक और चिंतक हैं जो इंटरमीडियलिटी की बात करते हैं, केंडल, जो मल्टी मोडालिटी इन ट्रांसलेशन का पेपर है, वो लिखते हैं इफ़ यू टेक मल्टी मोडालिटी सीरियसली दिस अल्टीमेटली मीन्स दैट ट्रांसफर ऑफ टेक्स्ट विदाउट लैंग्वेज डायमेंशन और द कॉन्सेंट्रेशन ऑन नॉन लैंग्वेज मोड ऑफ अ टेक्स्ट आर अ पार्ट ऑफ द प्रोटोटाइपिक फील्ड ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़। तो जो मल्टी मोडालिटी के जो समर्थक हैं वो अनुवाद को बेसिकली एक क्रिएटिव काम के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि जब आप अपनी क्रिएटिविटी उसमें डालेंगे तो आप उसमें बहुत कुछ एंटर करेंगे, बहुत कुछ नया जोड़ेंगे। और हो सकता है कि मैं एक किताब को पढ़ते हुए शायद उतने अर्थ ग्रहण ना कर पाऊँ जितना आप मुझे आप एज डायरेक्टर जब उसी पर एक नाटक बना देंगे, एक फिल्म बना देंगे, तो आप हो सकता है उसे कॉन्टेक्चुअलाइज कर दें और ज़्यादा, तो मुझे वो रचना शायद ज़्यादा अच्छी लगने लगी। क्यों हमें विशाल भारद्वाज की मूवी तो अच्छी लगी, ओंकारा हमें ओथेलो से ज़्यादा अच्छी लगी, क्यों लगी? बहुत ही रस्टिक मूवी है तब भी अच्छी लगी, है ना। मकबूल ज़्यादा अच्छी लगी, हैदर ज़्यादा अच्छी लगी, क्यों लगी? क्योंकि उसने इतना कॉन्टेक्चुअलाइज कर दिया। और मैं ये नहीं कह रही कि वो सही है। अगर हम अडेप्टेशन की बात करेंगे तो अडेप्टेशन में भी दो प्रकार हैं। एक जो मूल के करीब है, जैसे आपने गुलजार के अडेप्टेशन देखे हों, सत्यजीत रे के अडेप्टेशन देखे हों, जिन्होंने प्रेमचंद के अडेप्टेशन किए, शरद चंद्र के किए, उन्होंने कफन कहानी ली या गोदान लिया या कोई शतरंज के खिलाड़ी फिल्म वगैरह आप देखें, टोटली वो कहानी है, जो कहानी आप पढ़ेंगे वो कहानी विजुअल्स में आपके सामने है। मैं आपको एक बहुत लेटेस्ट एग्जांपल देती हूँ। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरे बेटे को स्कूल में कहा गया कि आपको ये टेक्स्ट पढ़कर आने हैं, तो हमने भी सोचा कि कुछ हम भी ऐड कर दें, बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल में जाना है, उसको प्रेजेंटेशन देना है, तो मैंने सोचा कि इसको कुछ ऐसा लिटरेचर पढ़ाया जाए जो ये कभी पढ़ेंगे नहीं। तो मैंने उसको बोला अपने बच्चे को बिल्कुल जो बाल संस्करण आते हैं, पतली पतली जो चाइल्ड एडिशन आते हैं, मैंने उसको पंचलाइट कहानी ला के दी फणीश्वरनाथ रेणु की, और उसके अलावा ऐसी प्रेमचंद की दो बैलों की कथा ला के दी और शतरंज के खिलाड़ी ला के दी। तो दो बैलों की कथा से ज़्यादा मज़ेदार क्या होगा? दो बैलों की कथा जो हम बेसिकली बच्चों के लिए तो लिखा गया टेक्स्ट है, दो बैल हैं जो आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तब भी मेरे बच्चे को उसको पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। वो क्लास 4 में है, उसको पढ़ा ही नहीं गया, उसने कोशिश की तो नहीं पढ़ा गया। रीज़न बताइए, रीज़न समझाइए क्या था? मान लीजिए मैंने बैल भी बता दिया उसको, मैंने गांव भी दिखा दिया, गांव में सब कुछ दिखा दिया, वो इसलिए भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा कि प्रेमचंद 1936 में लिखकर चले गए। अब उन्होंने जो लिखा वो ऐसी भाषा थी जो बनती हुई भाषा थी, है ना, या एक ऐसी भाषा थी, एक टफ भाषा थी। मेरा बच्चा जो आज अंग्रेज़ी और हिंदी के बीच में उलझा हुआ है, जो ना ठीक से हिंदी बोल पा रहा है ना अंग्रेज़ी बोल पा रहा है, जो बिल्कुल एक मिक्स कल्चर का बच्चा है, जो कार्टून भी देखता है तो वो एक्सेंट के साथ हिंदी भी अंग्रेज़ी एक्सेंट से बोलते हुए देख रहा है, उसे मैं कहूँगी प्रेमचंद की भाषा पढ़ो तो कैसे समझ में आएगा? तो मुझे समझ में नहीं आया ऐसे मैं कैसे पढ़ाऊँ। तो फिर मैंने नेट पर सर्च करना शुरू किया कि इसके लिए कुछ दिखाएं जो वीडियो, फिल्म, एनिमेशन कुछ हो। तब मुझे पंचलाइट का एक एनिमेशन मिला, 3-4 एनिमेशन मिले इनफैक्ट, और जो सबसे बेस्ट एनिमेशन था मैंने उसको वो दिखाया। और फिर मैंने उससे पूछा मज़ा आया? तो बोला हाँ मम्मा अच्छी स्टोरी है। रीज़न क्या था? मैं उसको जो क्लासिक लिटरेचर पढ़ाना चाह रही हूँ वो पढ़ना ही नहीं चाह रहा, उसका जो मेंटल स्टेट है वो है ही नहीं वैसा। क्यों? उसे क्या मज़ा आ रहा है? डोरेमोन देखने में मज़ा आ रहा है, उसे शिनचैन देखने में मज़ा आ रहा है, वो क्यों प्रेमचंद पढ़े? और प्रेमचंद पढ़कर क्या मिलेगा? शिनचैन देखने में तो एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, वो ऐसी वो स्लैंग भाषा बोलता है, बच्चों को मज़ा भी आता है वो अपनी हीरोगिरी दिखाने में। प्रेमचंद तो बोल भी नहीं रहे, रेणु भी नहीं बोल रहे मुझे, लेकिन उनको प्रेमचंद रेणु तक पहुंचाना है, रविंद्रनाथ टैगोर तक पहुंचाना है, तो मैं कैसे पहुंचाऊंगी? इन एनिमेशंस के थ्रू, इन फिल्मों के थ्रू, ऐसे लिटरेचर के थ्रू जो आपको वीडियोज़ में उपलब्ध है, एनिमेशंस में उपलब्ध है, डबिंग और सबटाइटलिंग की सहायता से उपलब्ध है। उनका जो आप एनबीटी में जाते हैं तो उसमें बहुत सारे बाल संस्करण मिलते हैं लिटरेचर के, है ना।
वो सेम भाषा में भी होते हैं, अन्य भाषाओं के भी होते हैं, तमिल तेलुगु के भी होते हैं। वही बाल संस्करण आज आपके पास वीडियोस में भी उपलब्ध है। आप चाहिए अकॉर्डिंगली सर्च कर लीजिए। आप नई जनरेशन को कैसे अपना लिटरेचर, अपनी जो लेगेसी है वो कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं, आगे दे सकते हैं। तो ये जो नई चीज़ें हैं ये किस तरह केवल वही काम नहीं कर रही जो, अब मान लीजिए मेरे बच्चे को हिंदी नहीं आती, मैं उसको अंग्रेज़ी में दे दूँ प्रेमचंद पढ़ने, वो तब भी नहीं पढ़ेगा। उसको पढ़ना ही नहीं है, क्यों पढ़े, अंग्रेज़ी में भी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि अंग्रेज़ी में उसके पास चेतन भगत, चले चेतन भगत तो बड़ा हो गया, उसके नीचे के बहुत सारे राइटर्स हैं, जिसको पर्सी जैक्सन पढ़ रहा है, वो उसको उसी में पढ़ने में मज़ा आ रहा है, विजुअल्स के साथ है, पिक्चर्स के साथ है, कैरेक्टर बड़े अट्रैक्टिव है, कपड़ों का पहनावा, यहाँ क्या धोती लुंगी पहने हुए आदमी है, कहाँ से मज़ा आएगा। तो ये अगर मैं उसको विजुअल्स के थ्रू दिखा दूँ और साथ में बैठकर उसको मैं एक दो बार उसका इंटरेस्ट डेवलप करूँ, तो शायद वो अपने आप को कनेक्टेड फील कर सकते हैं। सॉरी, रूपांतरण। अभी हम इंटरमीडिएट ट्रांसलेशन की बात कर रहे थे, जिसे मैंने कहा कि वो बोथ साइड चलता है, वर्ड टू विजुअल भी, वर्ड टू ऑडियो विजुअल भी, ऑडियो विजुअल टू वर्ड भी। रूपांतरण इज़ बेसिकली वर्ड टू ऑडियो विजुअल, यानी कि जब आप किसी लिखित पाठ को स्क्रीन के लिए या ऑडियो के लिए तैयार कर रहे होते हैं, है ना। जैसे रेडियो अडेप्टेशन, रेडियो नाटक, हम प्रेमचंद को रेडियो पर भी सुन सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। रूपांतरण अंग्रेजी के अडेप्टेशन शब्द के समतुल्य प्रयुक्त किया जाता है। इस शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द अडेप्टो से हुई है, जिसका अर्थ है एडजस्ट, मॉडिफाई एवं फिट, यानी कि किसी पाठ को एक नई संस्कृति, एक नई परिस्थिति में एडजस्ट कर देना, मॉडिफिकेशन कर देना उसका, और उसका उद्देश्य क्या है, लार्जर ऑडियंस, एक बड़े समाज तक उसी पाठ को पहुंचाना जो शायद लिखित से नहीं पहुंच पाता। और हमको इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमारा टाइम बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है ना। हम लोग जिससे पहले, जैसे हम लोग खाली होते थे, शाम को ऑफिस से आए या थके हुए हैं, कुछ नहीं है तो उठा के नॉवल 2 पेज पढ़ लेते थे। अब क्या करते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, फेसबुक पे किसी ने नया स्टेटस लगाया, इंस्टा चेक कर लेते हैं, और कुछ नहीं तो यूट्यूब पे क्या नया चल रहा है, कुछ नहीं तो इंटरनेट गूगल ही कर लेते हैं। लेकिन किताब कोई नहीं उठाता। उठाते हैं हम लोग? मैं तो नहीं उठा रही, मेरा तो मुश्किल हो गया, बाकी आप लोग का पता नहीं। मेरे किनारे का टेबल पे पड़ा है इतना मोटा नॉवल, और मुझे सिर्फ 15 मिनट हों, मैं 15 मिनट वो नॉवल नहीं उठाऊंगी, मैं उठाकर वो गूगल कर लूँगी। लेकिन अगर मुझे गूगल पर ही आप कुछ ऐसा अट्रैक्टिव चीज़ दे दे तो शायद मैं वो सुन लूँगी। मैं ये नहीं कह रही कि ये लिखित साहित्य का ऑल्टरनेट है, दैट कैन नॉट बी, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओरिजिनल लिटरेचर जो आप किताब में पढ़ते हैं उसका अपना आनंद है। लेकिन बदलते समय के साथ आपके टूल्स भी बदलेंगे, और ये बदलते टूल्स की तरफ संकेत है। Adaptation is a procedure which can be used whenever the context referred to in the original text does not exist in the culture of the target text, thereby necessitating some form of recreation. मोना बेकर का एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्रांसलेशन स्टडी, जिसमें वो 3-4 पॉइंट्स की बात करते हैं कि हम रूपांतरण बेसिकली करते क्यों हैं। पहला है क्रॉस कोड ब्रेकडाउन, यानी लक्ष्य भाषा में निकटतम समतुल्य ना मिलने की स्थिति में हम क्या करते हैं, क्रॉस कोड, हमने कोड ही क्रॉस कर देते हैं। हम डिकोडिंग का या कोडिंग का नया तरीका निकालते हैं। मेरे पास भाषा ही नहीं है तो क्या करें, एक नया माध्यम हमारे पास है। पारिस्थितिक अथवा सांस्कृतिक अपर्याप्तता, ये सब आप ट्रांसलेशन में जब पढ़ते हैं, अदरवाइज जो थियोरी पढ़ते हैं, अनट्रांसलेटेबिलिटी जब आप पढ़ते हैं, तो सारे पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे कि हम कोई टेक्स्ट जब हमारे सामने अनुवाद के लिए आता है तो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। ये वही सारी समस्याएं हैं। विधागत परिवर्तन, संप्रेषण प्रक्रिया में विघ्न होने पर, जब किसी पाठ को रूपांतरण के माध्यम से एक नया आयाम देना अथवा अलग पाठक अथवा दर्शक वर्ग के लिए मूल पाठ की शैली, कथ्य अथवा प्रस्तुति में परिवर्तन करना। हम अपने हिसाब से, अपनी नई ऑडियंस के हिसाब से बदलते समय के साथ टेक्स्ट को भी बदलते हैं। एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल दूंगी, मैं अपनी क्लास में भी अक्सर देती हूँ। देवदास का नाम आप सभी ने सुना है, किसका नॉवल है, शरद चंद्र। देवदास के कितने हिंदी अडेप्टेशन हुए मूवीज़ में? मेरी जानकारी में 4 हैं। पहला मैं नहीं जानती कौन सा है, क्योंकि वो मेरी भी जनरेशन के बहुत ऊपर वाला है। दूसरा भी मेरी जनरेशन का नहीं है, दिलीप कुमार वाला। तीसरा शाहरुख खान वाला, जो हमने शाहरुख को कांपते देखा। और चौथा है डेव डी। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेशन। आप कह सकते हैं कि अडेप्टेशन किसे कहते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, टू मॉडिफाई, टू एडजस्ट इन अ न्यू कल्चरल कॉन्टेक्स्ट।
बिल्कुल एक नए समाज के हिसाब से। अब हमको अगर बताना है कि शरद चंद्र ने देवदास में क्या लिखा था, तो मुझे अपनी नई, मैं फिर से कह रही हूँ, ओरिजिनल का क्या बोलेंगे इसको, ऑल्टरनेटिव नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो लिटरेचर का स्टूडेंट है वो शरद चंद्र की जगह डिग्री देख ले और उस पर अपनी PhD कर ले, वो नहीं हो सकता। लेकिन आप जब अडेप्टेशन की बात करेंगे, जब आप टेक्स्ट की बात करेंगे, जब आप कंटेंट की बात करेंगे, जब आप लिमिटेशन की बात करेंगे, जैसे मैंने कहा क्रॉस कोड में आप जब शेक्सपियर को अनुवाद करते हो तो शेक्सपियर की भाषा को आप अनुवाद नहीं कर सकते। भाषा का फॉर्मेट बदला है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसे कॉन्टेक्चुअलाइज करना पड़ेगा समय के हिसाब से। तो जो देवडी है बेसिकली, अगर आपने ना देखी हो तो एक बार देखिएगा मेरे कहने से। और शाहरुख खान और ये जो अभय देओल की जो दो नई मूवीज़ हैं, इसको कंपेयर कीजिएगा कि कितना कल्चरल डिफरेंस है दोनों मूवी में। कंटेंट इज सेम, कंटेंट नहीं बदला है, कंटेंट बिल्कुल वही है। उसको सिर्फ 21st सेंचुरी की जनरेशन के हिसाब से इंटरप्रेट किया गया है कि वहाँ अगर वो तथाकथित जो शब्द इस्तेमाल है कि वहाँ तवायफ है, तो यहाँ वो कॉल गर्ल हो जाती है। वहाँ एक ख़ास तरह की निष्ठा है प्रेमी के प्रति, वो यहाँ बदल रही है। वो क्या चीज़ें हैं जो समय के हिसाब से बदल जाती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आज भी हमारा जो नायक है, जो नायिका है, वैसे ही सोचेगा जैसे शरद चंद्र सोचवा रहे थे। वो बदलेगा समय के हिसाब से। और जब आप बच्चे को या किसी नई जनरेशन को वही चीज़ पकड़ाएंगे, तो आपको पहले उसे कॉन्टेक्चुअलाइज करना पड़ेगा। मैं ये भी नहीं कह रही कि देवदास सही माध्यम है, देवडी को एक सही चीज़ है, लेकिन मैं सिर्फ आपको जो कहना चाह रही हूँ कि कैसे समय के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, नई टेक्निक आती है, नए तरीके से बातों को कहने का अंदाज़ आता है, और एज अ ट्रांसलेटर, एज अ क्रिएटिव माइंड हम अपने लिए एवेन्यूज़ तलाश कर सकते हैं। अभी इस पर ये सब मेरा बेसिक था, मैं अभी जो मेन आना चाहती हूँ उस पर आएंगे। दृश्य श्रव्य माध्यमों में अनुवाद कौन कौन से तरीके से होते हैं? परंपरागत माध्यम, नृत्य नाटिका, रामलीला, कृष्ण लीला, ये तो वो चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात भी ना करें तो बेहतर है। हम अपनी संस्कृति में अपने गली पड़ोस से लेकर आए हैं। हम ना भी देखने जाते हों तो हमें पता है कि ये होता है ना। मंदिरों में, दक्षिण के मंदिरों में क्या होता है? दक्षिण के मंदिरों में जो मीरा या सूर के पदों पर नृत्य प्रस्तुतियाँ होती हैं, है ना। कुचिपुड़ी हो या बहुत सारे नृत्य या कथकली हो, बेसिकली क्या है, वो उन्हीं गीतों पे नृत्य प्रस्तुतियाँ हैं। तो एक तरह का अडेप्टेशन ही है, एक तरह का क्रॉस कोड ट्रांसलेशन है, एक तरह का इंटरमीडिएट ट्रांसलेशन है। रामलीला कृष्ण लीला हम सभी ने देखी है। जो एक पर्टिकुलर वाल्मीकि रामायण में लिखा गया वो कहानी अलग है, रामचरितमानस में उसमें प्रसंग बदल जाते हैं, अन्य भाषाओं में आते आते उसमें फिर प्रसंग बदल जाते हैं, और जब हम रामलीला देखते हैं तो उसमें प्रसंग बदल जाते हैं। वहाँ आपको रावण विदूषक की भूमिका में भी नजर आते हैं, वो आपको हंसा भी रहे हैं, है ना। तो वो क्या है, उसका लोकल या डोमेस्टिकेटेड अडेप्टेशन। ऑडियंस क्या देखना चाह रही है, मैं ये नहीं कह रही कि ऑडियंस को वो दिखा दीजिए जो वो देखना चाहते हैं, तो वो सारा पल्प कल्चर देखेगी। लेकिन आपने जब मुझे 1 चम्मच चावल टेस्ट करवा दिया और आपने कहा खा के देखिए काला चावल कैसा बनता है, मुझे बिल्कुल बकवास है, मुझे मत दिखाओ। 1 चम्मच खा के मुझे टेस्ट करवाया, तो हो सकता है मैं उसके ओरिजिन तक पहुँचने की कोशिश करूँ कि कैसा होता है, इसके और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और फिर हो सकता है हम यहाँ से मूल की यात्रा तक पहुँचें। तो ये परंपरागत माध्यम। आधुनिक माध्यम हम सब ने देखे हैं, रेडियो नाटक हम सब ने सुने हैं, मंचीय प्रस्तुतियाँ हम सब ने देखी हैं, है ना। प्रेमचंद के नाटक हों, प्रेमचंद की कहानियाँ हों, प्रसाद की कहानियाँ हों, उनके मंचीय हमने कविताएं देखी हैं, निराला की श्रीराम की शक्ति पूजा, है ना। तो ये सारी चीज़ें मंच पर हुई हैं। कविता का नाट्य मंचन, ओपेरा की बात हम अभी आगे करेंगे, फिल्म, धारावाहिक, और जो नवीनतम माध्यम है जिसने हमें और ज़्यादा सुविधाएं प्रदान की हैं, ऑडियो बुक्स, जो मेरे हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक बड़ा परिवर्तन। ऑडियो बुक्स पहले भी हुआ करती थी, लेकिन शायद जितनी फिजिबल अब हैं, जितनी एक्सेसिबल अब हैं, उतनी शायद पहले नहीं थी। अब आप सिंपली जो उसका सब्सक्रिप्शन लेकर आप चलते फिरते अमेज़ॉन पर या स्टोरी टेल पर या कहीं भी अपनी पसंद की कहानियाँ सुन सकते हैं। वो लिटरेचर जो आप किताबों में पढ़ने के लिए बाध्य थे, बंद कमरों में पढ़ने के लिए बाध्य थे, अब वो, और ये बेसिकली अडेप्टेशन, मतलब छेड़छाड़ वाला अडेप्टेशन नहीं है, उसका ये क्या है, ऑडियो अडेप्टेशन। कहानी को पूरा पढ़ दिया गया विद मॉड्यूलेशंस। कैरेक्टर अगर हंस रहा है तो कैसे हंस रहा है, अगर उसने सवाल पूछा तो वो कैसा भाव उसके चेहरे पर आएगा, तो वो मॉड्यूलेशन बीच में साथ में आएंगी, तो आप शायद ज़्यादा जुड़ेंगे। उसकी नाटकीयता भी उसके साथ है। पॉडकास्ट, पिछले दिनों जब लॉकडाउन था तो मुझे इन पॉडकास्ट का और ऑनलाइन शिक्षा सामग्री का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला, या मुझे बहुत ज़्यादा इसका वो एक्सपोजर मिला, क्योंकि मेरे बच्चों का सारा टेक्स्ट पॉडकास्ट और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हुआ।
तो आपको ये समझ में आएगा कि वही किताब जो NCERT की आप पढ़ रहे हैं, साइंस का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा, अमीबा समझ ही नहीं आ रहा, मुझे तो समझ ही नहीं आता था जब मैं पढ़ती थी। अब वही अगर वो विजुअल्स के साथ, एनिमेशन के साथ, ग्राफिक्स के साथ अगर मेरे बच्चे को दिखाया जाएगा तो शायद वो ज़्यादा समझेगा। पाइथागोरस टर्म से मुझे डर लगता था कि क्या है इतनी बड़ी थ्योरम, लेकिन उसी पाइथागोरस को मेरे बच्चे को अगर आप स्क्रीन पे दिखाएं और कैसे एक एक एंगल बनता है दिखाएं और उसको आप बातों के साथ समझाएं, तो शायद उसके लिए मैथ्स हवा नहीं रहेगा जितना मेरे लिए था। साइंस उसके लिए उतना बड़ा ऐसा सब्जेक्ट नहीं रहेगा जो समझ ही नहीं आ रहा। तो ऑनलाइन शिक्षा सामग्री और उसमें इतनी सारी चीज़ें जो NCERT ने की या और माध्यमों से जो प्राइवेट चैनल्स भी कर रहे हैं, बायजूस है, ये तो चलिए कमर्शलाइजेशन हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जितने भी शिक्षा के नए माध्यम आए इन्होंने एजुकेशन के पूरे सिनेरियो को चेंज कर दिया। और आप नोटिस कीजिए पिछले 2 सालों में ये परिवर्तन हमने बहुत बड़े स्केल पर नोटिस किया। इससे पहले भी रहा होगा पर हमारी एक्सेस में नहीं था। एज अ मिडिल क्लास में कहूँ, मेरी एक्सेस में नहीं था। हम ढूंढते थे, थोड़ा बहुत मिलता था, लेकिन आदत नहीं थी। अब क्या है, आपके पास स्क्रीन पे आप जाएंगे तो आपके पास लाइव वर्कशीट्स हैं बच्चों को करवाने के लिए, वहीं पर करवाइए। ये क्या है, ये उसकी डिजिटल माध्यम है जिसने आपकी उसी चीज़ को जो शायद पहले जटिल थी, जो कई बार एक्सेसिबल नहीं थी, आज वो ज़्यादा एक्सेसिबल हो गई है। तो ये नए माध्यम जिसमें हमने रियलिटी शो की बात हम करेंगे। रियलिटी शो आप सबने देखे हैं। इंडियाज़ गॉट टैलेंट इज़ अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट है बेसिकली, है ना। इंडियन आइडल इज़ अमेरिकन आइडल है। ऐसे बहुत सारी, वो मैडम बताएंगी, ज़्यादा बेहतर जानती हैं। तो ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं। बिग बॉस वो बिग ब्रदर है बेसिकली, है ना। या जो खतरों के खिलाड़ी है उसका भी कोई ओरिजिनल टाइटल होगा। ये सारे अडेप्टेशंस हैं, इंडियन अडेप्टेशन। सिचुएशन अपने हिसाब से, पात्र अपने हिसाब से, कहानियाँ अपने हिसाब से, लड़ाई झगड़े के पॉइंट अपने हिसाब से, है ना। तो सारी चीज़ें बदल रही हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो बेसिकली आपके या हमारे इस्तेमाल की चीज़ें हैं। कि बेसिकली जब हम दृश्य श्रव्य माध्यम में अनुवाद की बात करते हैं तो हम करते क्या हैं। तो सबटाइटलिंग हम सब जानते हैं, डबिंग हम सब जानते हैं। डबिंग हमेशा से होती रही है फिल्मों के लिए, सेम मूवी के लिए भी डबिंग होती है, अदर भाषा के लिए भी डबिंग होती है। जिसमें आपने अंग्रेज़ी या फ्रेंच मूवी देखी, मैंने बहुत सारी फ्रेंच मूवीज़ अंग्रेज़ी और हिंदी डबिंग के साथ, हिंदी सबटाइटल्स के साथ देखी है, आपने भी देखी होंगी। तो सबटाइटल एंड डबिंग कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक जो उसका मेजर पक्ष है उसे ये बताऊंगी कि डबिंग बेसिकली एक महंगा काम है, सबटाइटलिंग कंपैरेटिवली सस्ता है। क्योंकि डबिंग में आपको पूरा जो फिल्म है, जो पूरी डॉक्यूमेंट्री नहीं बेसिकली फिल्म है या सीरियल है, उसको अकॉर्डिंगली डब करना पड़ता है विद लिप सिंक। कोशिश करते हैं कि लिप सिंक भी साथ साथ चले। सबटाइटलिंग क्या है, कम खर्चीला काम है, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे नीचे टाइटल्स आते जाते हैं और आप उन टाइटल्स की सहायता से पढ़ते चले जाते हैं और आप टेक्स्ट से अपने आप को रिलेट करते हैं। जिन मुद्दों पर मैं आ रही हूँ वो है सबटाइटलिंग। सबटाइटलिंग क्या होता है हम उस पर बात करेंगे। हम ओवरलेड वॉइसेस की बात करेंगे, वॉइस ओवर की बात करेंगे, और मेरी स्क्रीन गायब हो चुकी है यहाँ से, उसकी बात करेंगे। एक इसमें नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे नीचे एक पट्टी आएगी इधर। Gentlemen died for this country for making it strong. We remember with that song. यही है, मुझे थोड़ा सा इसको रन करके दिखाना है। All this land, every hill, every creek ये नीचे has देख a रहे हैं, song. ये नीचे देखा आपने? The land holds his spirit. His spirit gives us strength. आपने नोटिस किया ये क्या था? ये बेसिकली सबटाइटलिंग थी जो हम लोग रिकॉर्डेड टेक्स्ट में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, लेकिन ये लाइव चल रहा है, दैट इज़ ओपेरा, जिसमें सबटाइटलिंग है, यानी कि जो साथ साथ चल रही है। ये यूजुअली क्या चलती है, या तो स्टेज के नीचे, स्टेज के ऊपर, या फिर आपकी सीट के पीछे। जो कह रहा है या जो कहा जा रहा है उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन आता चला जा रहा है। तो रोशन, हम यहाँ बात कर रहे हैं सबटाइटल्स की और सबटाइटल्स की। सबटाइटल्स बेसिकली क्या होते हैं, जब हम कोई थिएटर देख रहे होते हैं दूसरी भाषा का,
तो उसके जो टाइटल्स होते हैं वो लाइव दिख रहे होते हैं हमें स्टेज के ऊपर वाली पट्टी पर या नीचे वाली पट्टी पर। इसको हम सर टाइटल्स कहते हैं। ये बेसिकली कम प्रैक्टिकल चीज़ है क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट करना होता है, सेम थिएटर की तरह। तो इस कारण ये वन ऑफ द मीडियम्स है जो मैंने कहा अनुवाद का एक प्रकार। दूसरा मैं आपको दिखा रही हूँ वॉइस ओवर। हम सब जानते हैं वॉइस ओवर क्या होता है। ये इस बंदे का लाइव कास्ट था, मैं इसको पूरा आगे ले जा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। उनकी एक्टिंग और डांस के लिए दर्शक बहुत पसंद करते हैं। इसी वजह से मिथुन के दीवाने अपने इंडिया में तो है ही, साथ ही विदेशों में भी बहुत सारे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इन्होंने ऐसे रिकॉर्ड बनाए जिन्हें कोई भी तोड़ नहीं पाया। चलिए जानते हैं उन रिकॉर्ड्स के बारे में। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर में 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। ये ऐसा अभिनेता कुछ समझ में आया? वॉइस ओवर और डबिंग में क्या डिफरेंस है? ये वॉइस ओवर था। जिन्होंने एक साल में 19 फिल्में देकर बॉलीवुड में जी वॉइस ओवर क्या होता है कि जैसे कुछ एक वीडियो विजुअल चल रहा है, उसके पीछे से कोई आपको एक सांकेतिक बता रहा है कि क्या हो रहा है। जी नैरेटिव फॉर्म है उसका। डबिंग क्या होता है? जो साथ साथ चलता है, जिसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो बोलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ हमारा संवाद लगातार पैरेलल चलता है। सबटाइटलिंग भी वही होता है, लेकिन सबटाइटलिंग स्क्रीन पे दिखता है, डबिंग हमें सुनाई देता है। वॉइस ओवर पीछे से, और इसीलिए ये सस्ती विधा है कंपैरेटिवली, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजिकली ये उतना साउंड नहीं है। लेकिन किस में इस्तेमाल किया जाएगा ये मूलतः? जब हम डॉक्यूमेंट्रीज दिखा रहे हों, जब हम हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हों, जब हम साइंस का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हों, तो पीछे से ऐसे वॉइस ओवर की सहायता से हम ये काम कर सकते हैं। तो आपके पास अगर अंग्रेज़ी का टेक्स्ट है और आपका अगर हिंदी वॉइस ओवर आपको उसमें मिल जाए तो आपका वो काम हो सकता है। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि एज अ ट्रांसलेटर आपको लगता है कि आप एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, ओवरलेड वॉइस आर्टिस्ट, सर टाइटलर, सब टाइटलर, या जिनके फॉर्म्स में अभी बात मैं कर रही हूँ, उसमें आपकी क्रिएटिविटी भी कहीं है? क्या हम जब ट्रांसलेटर होते हैं तो क्या वो जो क्रिएटिविटी वाला पक्ष है वहाँ हमारा उतना विजिबल होता है जितना यहाँ है? यहाँ इसकी वॉइस मॉड्यूलेशन की वैल्यू है कि नहीं है? मैं यही बात कहूँगी तो शायद मज़ा नहीं आएगा, है ना? ये इसका अलग टैलेंट है ट्रांसलेशन के अलावा, यानी इसकी क्रिएटिव एबिलिटी, जो केवल इसके अनुवाद की स्किल पर अनुवाद मैं भी बहुत अच्छा कर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे पास ये वॉइस और ये स्किल और ये स्टाइल नहीं है तो मैं बेकार हूँ इस मामले में। तो ये मेरे लिए या किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको लगता है कि वो इसमें इतना सफल नहीं है, मैं जो कहना चाह रही हूँ बेसिकली कि जब आप ट्रांसलेटर होते हैं तो बेसिकली आप क्रिएटिव आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। आपकी अपनी जो क्रिएटिव एबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो सकती है, सिर्फ आपको अपना रास्ता चुनना है। हाँ जी, अगर वो आपके पास एक किताब है जो अंग्रेज़ी में है और उसके वॉइस ओवर की सहायता से आप उसे हिंदी में जान रहे हैं, एक साइंस का चैप्टर है, मैं आपको NEP 2020 का बात करूँगी। अभी हम मैडम ही बात कर रही थी कि जो अनुवाद है या जो भाषाएं हैं, NEP 2020 का प्रपोजल क्या है कि जो बच्चों का जो बेसिक शिक्षा है, प्राइमरी लेवल तक की शिक्षा, वो हमें मातृभाषाओं में उपलब्ध करवाई जाए, हमारी मदर लैंग्वेजेस में, मदर टंग्स में, जो एक बड़ा ह्यूज टास्क है। कितना सफल होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन उसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर एक बच्चे को उसकी मदर टंग में शिक्षा दी जाए, बशर्ते कि उसे आप किसी थोपी हुई भाषा, चाहे वो एक स्टैंडर्डाइज भाषा कोई भी हो, उससे ज़्यादा वो, क्योंकि वो अपने घर से वो जो भाषा सीख रहा है उसके लिए उसे एडिशनल प्रयास नहीं करना है, तो आप उसको मदर टंग में वही कंटेंट दे सकते हैं। तो मेरे पास यही कंटेंट है, एक मूवी है या एक कंटेंट है, वो मैंने भोजपुरी में भी बोल दिया, अवधी में भी बोल दिया, बंगाली में भी बोल दिया, मराठी में भी बोल दिया, कंटेंट एक ही तैयार है, खाली वॉइस ओवर बदल दिए। तो क्या वो हमारे लिए सहायता नहीं करेंगे? क्या वहाँ एज अ ट्रांसलेटर मेरी भूमिका नहीं है? रोशन कुछ कहना चाहते हैं? जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ आपकी क्रिएटिव एबिलिटी आती है, आप में क्या क्षमता है अनुवाद करने के अलावा और बेहतर आप क्या कर सकते हैं। ये था वॉइस ओवर। अब मैं देखती हूँ मेरे पास कौन कौन से वीडियोज़ और रहेंगे। सब टाइटल दिखा दी। अच्छा, ये है सब टाइटल्स फॉर
SDH यानी कि मूक और बधिर लोगों के लिए किए जाने वाली सबटाइटलिंग। एक सबटाइटलिंग होती है जो हम सब देखते हैं। मुझे बांग्ला नहीं आती, मुझे बांग्ला मूवी देखनी है तो हिंदी या इंग्लिश सबटाइटल्स में मैंने देख ली। लेकिन कई बार मैं सबटाइटल, ये मेरी, आप कह सकते हैं कि मेरी सीमा है, मैं नहीं जानती थी, मुझे इसके लिए अपने आप को सुधारना चाहिए कि कई बार हम सबटाइटल देखते तो ब्रैकेट में लिखा है कि लाफिंग, है ना, गिगलिंग, हाँ, और या हवा चलने की आवाज़। मैं सोची थी ये क्यों दिखा रहे हैं, वो तो हमको सुनाई दे रहा है, हमको डायलॉग समझ में नहीं आ रहा ना, तो मुझे ये क्यों बता रहा है कि हवा चलने की आवाज़ आ रही है या गिटार बजने की आवाज़ आ रही है। वो किसके लिए बता रहा है? जो सुन नहीं सकते। तो वो फिल्म समझते हुए ये समझ जाएंगे कि वो सबटाइटल्स पढ़ के तो समझ रहा है कि कहानी में क्या चल रहा है, लेकिन जो बीच में सन्नाटा है उसको समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। तो क्या होगा? घुंघरुओं की आवाज़ ब्रैकेट में, हवा की साएं ब्रैकेट में, या कुछ सिंबल्स, प्रतीकों के माध्यम से कोई चीज़ कह दी गई। तो वो एक खास समाज के लिए उनकी अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए एक सबटाइटलिंग वो होती है जिसमें आप उस वर्ग के लिए भी आप सुविधा प्रदान करते हैं। इसमें आप देखिएगा, ये बेसिकली जुरासिक पार्क और कई सारी फिल्में थी इसमें, मुझे इंग्लिश हिंदी मिला नहीं तो शायद इटालियन है जो उसमें टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन जो मैं दिखाना चाह रही हूँ वो ये है कि आप इस पर सिंबल देखिएगा, जो सिंबल्स आ रहे हैं। तो जुरासिक पार्क का शुरू का सीन है जब इनको पहली बार डायनासोर दिखता है। शी इज सेइंग समथिंग, वो देख रहा है, अब इसको दिखा रहा है। अब देखिएगा स्क्रीन पर रोशन, यहाँ स्क्रीन पर कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं, वो कॉर्नर में देखिए, म्यूजिक की आवाज़ और डायनासोर की पिक्चर। ये क्या है? संकेत कि ये हो रहा है, क्योंकि चेहरे का एक्सप्रेशन वो देख पा रहा है लेकिन आवाज़ नहीं सुनाई दे रही उसको। तो ये डिस्क्रिप्शंस हैं, ये दोनों तरीके से हो सकते हैं कि आप पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन यूज़ करें या वर्बल, मतलब शब्दों का इस्तेमाल करके। तो ये बेसिकली मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि किस प्रकार एक खास वर्ग के लिए जब सबटाइटल तैयार किए जाते हैं तो कैसे तैयार किए जाते हैं। ये देखिए ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है तो हेलीकॉप्टर का साइन है। ये बेसिकली सबटाइटल्स फॉर STHNA, मैं फुल फॉर्म बोल रही हूँ, क्या है? सबटाइटल फॉर डेफ एंड हेयरिंग इम्पर्ड लोगों के लिए है बेसिकली। तो ये जो सिंबल्स के माध्यम से या शब्दों के माध्यम से डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसकी सहायता से आप अपने टारगेट ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं कि हम कैसे अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये फिल्म वो केवल दृश्यों में नहीं देख रहे, वो उनको समझ भी रहे हैं और अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यहाँ जो कुछ नहीं बोल रहे हैं वो हो क्या रहा है, क्योंकि वो लिपसिंग देख रहा है खाली, उसको पता नहीं चल रहा वो हो क्या रहा है। तो वहाँ से आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद एक और है मेरे पास, Read at once, my young friend, and don't be frightened if people speak of Transylvania as the land of phantoms. एक सीन देखिएगा फिर बात करेंगे। रोशन, यहाँ स्क्रीन पर एक सीन चल रहा है, मैं बताऊंगी उसके बारे में। Renfield's right hand. Renfield taps it repeatedly with his Title देखिए left नीचे। as the two men laugh. Nina, wearing a white shawl and holding a small book, looks out an open window. He sets down the book and adjusts her shawl as Harker rushes in, placing his hat by the book. He clasps her hands. I may be away for several months, Nina. Renfield is sailing into some lost corner of the Carpathians. इसको बोलते हैं ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवीज़, जिसको हम अडेप्टेशन या इसकी भाषा में कहेंगे ऑडियो डिस्क्रिप्शंस। रोशन, यहाँ पर इसका मकसद ये होता है कि जब कोई व्यक्ति कम देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं तो वो किसी टेक्स्ट का आनंद कैसे लेते हैं। तो यहाँ ऑडियो के माध्यम से वो जो पूरा दृश्य दिखाया जा रहा है उसे व्याख्या उसके साथ साथ की जा रही है। पूरा डायलॉग या जो कैरेक्टर है वो किस ड्रेस में आई है, क्या कर रही है, वो सब उसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली हमने कहा सबटाइटल, डबिंग, सर टाइटल, वॉइस ओवर, एक ओवरलेड वॉइस रह गया वो मुझे मिला नहीं, शायद मैं उसका मतलब बता देती हूँ क्या है। और एक और है रीमेक हम सब जानते हैं, उसके लिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं कि हम सब लोग रीमेक देखते हैं। एक है एनिमेशन, वो मैं दिखा देती हूँ आपको, और इसमें बहुत सारे चर्चित नाम हो सकते हैं आप भी जानते हो जो एनिमेशंस के लिए वॉइस ओवरिंग का या डबिंग करते हैं। My job is to make college easier because students
have a lot of fun. Please, my heart. एनिमेशन Smart hole. तो बॉब के घर में मैथ्स की रात कुछ इस तरह से कटी। बहुत इम्पोर्टेंट है। इस समय सोलर सिस्टम में कुछ असाधारण होने जा रहा है। अच्छा है। Hey, Bob, you're back on. यारो कभी क्या अगर मैं तो ये है एनिमेशन, जहाँ पर और हम सभी लोग बहुत सारे तो कई बार यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस आते हैं जो जिसके पीछे के जो आर्टिस्ट हैं उनके बारे में बताया जाता है। और मैंने एक मूवी देखी थी संडे, जिसमें वो लड़की है जिस फिल्म में है वांटेड मूवी में, जो वो उसमें वॉइस ओवर आर्टिस्ट का रोल का काम। हाँ, जंगल बुक में इरफान खान या प्रियंका चोपड़ा या बहुत सारे, तो एक पॉपुलर मूवी है। हाँ हाँ, तो इस तरीके से एनिमेशन में एज अ ट्रांसलेटर क्या संभावनाएं हो सकती हैं, मेरा संकेत इस ओर था। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रही थी कि जब हम फ्री ट्रांसलेशन की बात करते हैं, जब हम ट्रांसलेशन एज अ रोज़गार जब हम उसे देखते हैं, तो वो हमें क्या क्या और कहाँ कहाँ ले जाता है। तो एक रह गया इसके अंदर ओवरलेड वॉइस, वो मैं बता देती हूँ। उससे पहले डबिंग पे बात हमने कर ली, सबटाइटलिंग पे कर ली, सबटाइटल्स पे कर ली, वॉइस ओवर पे कर ली। ओवरलेड वॉइस रह गया है, ये SDH हमने कर ली, रीमेक पे कर ली बात, ऑडियो डिस्क्रिप्शन पे कर ली। आंशिक डबिंग बेसिकली मैंने इससे पहले शुरू में ही बता दिया कि जहाँ पर आप पूरे टेक्स्ट को डब नहीं करते हैं, आप सिलेक्टेड हिस्से को जहाँ आपको ज़रूरत है, जहाँ आपको डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है, उसी को वहीं तक डब करते हैं। ओवरलेड वॉइस जो एक और प्रकार है इसमें, वो ये है कि जैसे आप कभी न्यूज़ चैनल देखते हैं, आपने NDTV पे कोई खबर देख रहे हैं और वो खबर है तमिलनाडु के किसी गांव के किसान की, उनके यहाँ कुछ बड़ी घटना घटी या कुछ हुआ, तो अब उसकी वीडियो क्लिप दिखाई जा रही है और वो एक लोकल जर्नलिस्ट लोकल बंदे से बात कर रहा है। तो वो बात क्योंकि वो अपनी भाषा में कर रहा है और आपको ये पता चलना चाहिए कि आप एक तमिलनाडु या किसी गाँव के बिल्कुल देसी आदमी की देसी समस्या सुन रहे हैं, तो उसका आप शायद, मैं गलत ना हूँ तो आप करेक्ट कीजिएगा, गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा, कि उसमें पहले कुछ हिस्से को सुना दिया जाता है ओरिजिनल आवाज़ में और फिर उसके बाद डबिंग शुरू होती है। ओवरलेड वॉइस, डबिंग नहीं, यानी कि पहले तेलुगु बोल रहा है, बोलते बोलते उसकी आवाज़ कम हो जाएगी और वॉइस ओवर तेज़ हो जाएगी, तो क्या होगा, ये क्या है, ओवरले कर लेगा उसको। और अब हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो एक बहुत ही टिपिकल फॉर्म है क्योंकि वो सालों से हो रहा है। ये कुछ नई चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी में, हाँ मोहनजोदड़ो मूवी में दिखाया, जहाँ वो दिखा रहे हैं अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, तो वो एक ओवरलेड वॉइस ओवर से उस बात को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जहाँ पर आप एज अ ट्रांसलेटर, एज अ क्रिएटिव पर्सन, दोनों चीज़ों का मिश्रण करते हुए आप अपने लिए रास्ते तलाश सकते हैं। ये आपको तय करना है कि आप में क्या प्रतिभा है, ये आपको तय करना है कि आप क्या कर सकते हैं, कहाँ अपने लिए रास्ते तलाश कर सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में या किसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग लेकर या स्किल हासिल करके आप एक ट्रांसलेटर होने के साथ साथ एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन जो एक व्यक्ति को चाहिए होता है, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और जो मैंने शुरू में कहा कि जो ट्रांसलेटर को प्रवंचक कहा गया, ट्रांसलेटर को ट्रेटर कहा गया, उसका कारण ये था कि उसकी जो यात्रा है वो मूल की धुरी के इर्द गिर्द है, वो मूल के इर्द गिर्द घूम रहा है कि कैसे अनुवाद होगा, कैसे अनुवाद होगा, कैसे अनुवाद होगा, क्यों अनुवाद होगा, किस पर्पस से अनुवाद होगा, किन लोगों के लिए अनुवाद होगा, उद्देश्य क्या है। जब आप इस पर बात करेंगे तो संभावनाएं आपके पास असीम हैं। इसी में हमारा ट्रांसलेशन का कल्चरल डिस्कोर्स, ट्रांसलेशन का टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव,
ये सारी चीज़ें आती हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ जब आप इस तरह की बात करते हो तो आप भाषा से बाहर निकल जाते हैं। भाषा तो आपका बेस है, बिना भाषा के तो आप चल ही नहीं सकते। आप उर्दू नहीं बोलने लगेंगे तमिल की जगह पर, मतलब बोलेंगे अगर आप डब कर रहे हैं तो, लेकिन आपको पहले वो भाषा की समझ होगी, तभी आप उसके साथ उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी करेंगे कि मुझे ये बात इस पर्टिकुलर भाषा वर्ग या समाज को समझानी है तो कैसे समझानी है। आप तमिल या तेलुगु के कल्चर को लेके मुझे कोई बात समझाएंगे, अगर मैं बहुत रुचि रखती हूँ तो शायद मैं समझ लूँगी, लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं हो तो मेरा 5 से 6 मिनट 10 मिनट बाद मेरा इंटरेस्ट खो दूँगी मैं। तब आप मुझे मेरे कॉन्टेक्स्ट में उसे कंटेक्चुअलाइज करेंगे और तब मैं उसे अपने कनेक्ट करूँगी, और फिर हो सकता है फिर मैं मूल तक भी पहुँच जाऊँ अगर मेरा इतना, और नहीं भी अगर मैं पहुँची तो अगर आपकी समाज का 60, 70, 80% लोग सेकेंडरी सोर्स से भी अगर किसी ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं और ज्ञानी होने से तो बेहतर है। तो ये मेरा सबमिशन था, यहीं तक मेरी प्रेजेंटेशन है। थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो तो प्लीज़।